नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 5 ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड पेपर सेट में अक्सर पूछ दिया करता है। मतलब आपके बोर्ड पेपर के किसी न किसी सेट में इस टाइप के न्यूमेरिकल हर एक साल पूछते ही पूछते हैं। तो पेन और कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ साथ आप भी इन पांचों न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते रहिए। तो चलिए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है, यंग के द्विघीररी प्रयोग में। पिछले कई दिनों से मैं यंग के द्विघीररी प्रयोग का क्वेश्चन लगवा रहा हूं, उसके कॉन्सेप्ट को भी आपको बता चुका हूं कि यंग का द्विघीररी प्रयोग का कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं बताया था पिछले 2-3 वीडियो में। यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप एक बार उन सभी टॉप 5 न्यूमेरिकल्स के वीडियोज को देख लें जहां यंग के द्विघीररी प्रयोग का क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है। आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिसके द्वारा आप ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि यंग के द्विघीररी प्रयोग में झिर्रियों की बीच की दूरी। तो बच्चों, यंग के द्विघीररी प्रयोग में जो दो झिर्री होती है उनके बीच की दूरी को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो झिर्रियों के बीच की दूरी दे रखी है 0.28 मिमी। तो बच्चों, मिमी को हम मीटर में बदलेंगे तो स्मॉल डी बराबर हो जाएगा 0.28 गुणे मिमी को जब आप मीटर में बदलोगे तो यहाँ हो जाएगा 10⁻³ मीटर। ठीक, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया है। मतलब उन द्विझिर्री से पर्दे की बीच की दूरी है 1.4 मीटर और द्विझिर्री से पर्दे की बीच की दूरी को बच्चों कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो जाएगा 1.4 मीटर। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.4 सेंटीमीटर पाई गई। तो बच्चों, आपको हम बता दें कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से एममी दीप्त फ्रिंज की जो दूरी होती है वो होती है एक्सएम बराबर एम डी लैम्डा अपन डी। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कब होगा? जब बच्चों एम बराबर होगा 0, तो x0 इक्वल टू एम के जगह 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब जब m बराबर 0 तो x बराबर 0, इस स्थिति को हम केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की स्थिति बोलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी। ठीक है, चतुर्थ दीप्त फ्रिंज का मतलब m बराबर 4। तो चतुर्थ दीप्त फ्रिंज की दूरी जो दिया है बच्चों, मतलब x⁴ बराबर दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर। अब आप इसे क्या करो, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो। तो ये सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से गुणा करते हैं। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रयोग में उपयोग किए गए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। मतलब प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आपकी लैम्डा होती है, लैम्डा हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में बात हो रही है दीप्त फ्रिंज की। ठीक है, व्यतिकरण में पर्दे पर दीप्त और अदीप्त दोनों प्रकार की फ्रिंजें प्राप्त हो रही होती हैं, लेकिन इसमें क्या है, दीप्त फ्रिंज की बात हो रही है। तो आप फार्मूला लिख लेंगे कि चूंकि केंद्रीय फ्रिंज से एमएम दीप्त फ्रिंज की दूरी, एमएमई दीप्त फ्रिंज की दूरी फार्मूला हो जाएगा एक्सएम बराबर एम डी लैम्डा अपन स्मॉल टी। तो बच्चों, यहाँ बात हो रही है चतुर्थ दीप्त फ्रिंज की। ठीक, तो प्रश्न में आपका बात हो रहा है चतुर्थ दीप्त फ्रिंज। तो चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के केस में m बराबर हो जाएगा 4। ठीक, m बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 4। और हमें क्या निकालना है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। यहाँ से यदि हम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य लैम्डा का फार्मूला बनाएं तो स्मॉल डी को इस साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा और m और कैपिटल डी को दूसरे साइड में लेके आना पड़ेगा। तो बच्चों, ये हो जाएगा एक्सएम गुणे कैपिटल डी अपान m इंटू स्मॉल डी बराबर लैम्डा, या प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर हो जाएगा m क्या है, चौथे दीप्त फ्रिंज के लिए है तो x4 हो गया, स्मॉल डी बटे m के जगह क्या हो गया 4
इंटू कैपिटल डी। ठीक, तो x4 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1.2 सेंटीमीटर। 1.2 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदल दिए हैं तो 1.2 गुणे 10⁻² मीटर। ठीक, डी क्या है? स्लिटों के बीच की दूरी, और स्लिटों के बीच की दूरी है 0.28 गुणे 10⁻³ मीटर। क्लियर है? अब नीचे दे रखा है 4 गुणे कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या है? द्विझर्री प्रयोग में दोनों स्लिटों से पर्दे तक की दूरी। तो स्लिटों से जो पर्दे तक की दूरी दे रखी है वो दी है 1.4 मीटर। 1.4 मीटर। तो बच्चों अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले दशमलव को हटा देंगे। दशमलव को हटाने का कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं कि जब दशमलव बच्चों इधर से इस साइड में जाता है तो जितना डिजिट दशमलव खिसकेगा मल्टीप्लाई का साइन लगा के 10 पे उतना पावर लगा देंगे नेगेटिव के फॉर्म में। ठीक है, और जब दशमलव बच्चों इधर से इधर खिसकाना होगा तो जितना डिजिट हमारा दशमलव इधर खिसकेगा मल्टीप्लाई का साइन लगा के 10 पे उतना पॉजिटिव पावर हम लगा देंगे। क्लियर? तो यदि हम दशमलव को हटा लेते हैं तो थोड़ा हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो 1.2 से जब आप दशमलव हटाओगे तो इस साइड से उस साइड में जा रहा है, एक डिजिट खिसक रहा है, मतलब इसे आप लिख दोगे 12 गुणे 10⁻1। यहाँ पे है 10⁻2 तो 10⁻2 लिख दो। यहाँ 2 डिजिट खिसकाना है उधर तो ये आपका हो जाएगा 28 गुणे 10⁻2 और ये हो गया 10⁻3। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान दो, नीचे हो गया 4। 1.4 से यदि आप दशमलव हटाते हो तो ये हो जाएगा 14 गुणे 10⁻1। क्लियर है? अब आप देखो 4 एकम 4, 4 3 12, 14 एकम 14 और 14 दोनों बच्चों क्या होता है? 28। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 3 का 2 में गुणा करो 6 हो गया। बेस सेम पावर ऐड, तो देखो बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो -1 में -2 को जोड़ोगे -3, -3 -2 -5 और -3 बच्चों क्या हो जाएगा? -8। क्लियर? अब क्या करो? 10 पे -1 को आप यदि ऊपर ले जाते हो तो ये हो जाएगा बच्चों 10 पे +1 और लैम्डा बराबर 6 गुणे बेस सेम पावर ऐड, तो -8 में 1 ऐड करोगे तो 10 पे -7 हो जाएगा। तो ये बच्चों यहाँ पे जो तरंगदैर्ध्य की वैल्यू निकली है, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की वैल्यू, ये आपका मीटर में निकला है। ठीक है, अब आप चाहो तो इसे एंगस्ट्राम में भी बदल सकते हो, चाहो तो आप इसे नैनोमीटर में भी बदल सकते हो। क्लियर? तो बच्चों अब हम इसको निकालते हैं एंगस्ट्राम में, मतलब 1 मीटर में 10 पे पावर +10 एंगस्ट्राम होता है। तो 6 गुणे 10⁻7 मीटर में 6 गुणे 10 पे पावर -7 गुणे 10 पे +10 एंगस्ट्राम हो जाएगा। और लैम्डा बराबर बेस सेम पावर ऐड, तो 10 में से 7 गया बच्चों, क्या हो जाएगा? 10 पे 3 एंगस्ट्राम। और अब आप क्या लिख सकते हो इसे? 6000 एंगस्ट्राम। ठीक है, मतलब इस प्रश्न का आंसर आ गया 6000 एंगस्ट्राम। बच्चों ये प्रश्न 2014 के बोर्ड पेपर सेट में पूछ रखा है और ये प्रश्न आपके बुक का एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन तैयार करने के लिए आप बुक के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए और ऐसे सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए जो आपके बोर्ड पेपर सेट में कभी न कभी पूछे गए हों। बाकी अलग से किसी प्रकार का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ लीजिए और जो आपके बोर्ड पेपर सेट में आया है, पिछले सालों प्रीवियस ईयर में पूछ रखा है, उन सभी क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। तो आने वाले बोर्ड एग्जाम में या तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन कोई मिल जाएगा या पिछले सालों जो पूछे गए प्रश्न हैं वो हूबहू मिल जाएंगे या उन्हीं पर आधारित कोई प्रश्न आपके बोर्ड पेपर सेट में दे दिया जाएगा। और उम्मीद है आप बड़े आराम से, बड़े शिद्दत के साथ उसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन टॉप 5 न्यूमेरिकल्स में से एक क्वेश्चन नंबर 2। क्या है ये प्रश्न? कह रहा है कि किसी 2 गुणे 10 पे -5 मीटर चौड़ी स्लीट पर, तो बच्चों स्लीट की चौड़ाई जो दे रखी है 2 गुणे 10 से -5 मीटर स्लीट पर 5000 एंगस्ट्राम का तरंगदैर्ध्य प्रकाश लंबवत पड़ रहा है विवर्तन प्रारूप में। बच्चों ये विवर्तन देखने से यह स्पष्ट हो गया कि ये जो
न्यूमेरिकल है, विवर्तन वाले टॉपिक से है। तो विवर्तन में बच्चों जो पर्दे पर प्राप्त होता है, पर्दे पर उच्चिष्ट और निम्निष्ट की स्थिति प्राप्त होती है। तो बच्चों उच्चिष्ट के लिए जो फार्मूला होता है, उच्चिष्ट, सबसे पहले हम आपको कुछ फार्मूला बता दें, आप इसे नोट कर लीजिएगा, आगे आने वाले भी न्यूमेरिकल्स में आपका यूज होगा, ठीक है। तो बच्चों उच्चिष्ट के लिए जो फार्मूला होता है वो आपका होता है ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 2m+1 लैम्डा बाई 2, क्लियर। और आपका निम्निष्ट के लिए जो फार्मूला होता है, निम्निष्ट के लिए जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस यम लैम्डा, क्लियर। यम बराबर 1 रखेंगे तो प्रथम उच्चिष्ट या प्रथम निम्निष्ट, एम बराबर 2 रखेंगे बच्चों तो प्रथम द्वितीय निम्निष्ट या द्वितीय उच्चिष्ट, ठीक है। प्रश्न में पूछ रखा है कि केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों कोणीय चौड़ाई का जो फार्मूला होता है उसे हम 2 थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं कोणीय चौड़ाई को, और इसका फार्मूला होता है 2 लैम्डा अपान ई, ठीक। यदि टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसका फार्मूला आपको पता है, तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ बच्चों कह रहा है कि किसी 2 × 10⁻5 मीटर चौड़ी स्लीट पर, मतलब स्लीट की जो चौड़ाई है, स्लीट की चौड़ाई, स्लीट की चौड़ाई, स्लीट की चौड़ाई बच्चों ई बराबर दे रखा है 2 × 10⁻5 मीटर, ठीक। फिर कह रहा है कि 5000 एंगस्ट्रॉम का तरंगदैर्घ्य, मतलब प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वो आपका दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे पहले आप क्या करो, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो एंगस्ट्रॉम में दे रखी है उसको आप मीटर में बदल लो। तो आपको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होता है। तो बच्चों 5000 एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा 5000 × 10⁻10 मीटर। ऐसा क्यों किए, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम में क्या होता है बच्चों, 10⁻10 मीटर होता है, ठीक। अब आप देखो तो 5000 को आप लिख सकते हो 5 × 10⁻3 × 10⁻10 मीटर, ठीक। अब आपका हो जाएगा बेस से हम पावर ऐड, तो बेस है 10, पावर ऐड करेंगे 3 में -10 ऐड करेंगे तो बच्चों आएगा 7। तो आपकी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य निकल के आ गई 5 × 10⁻7 मीटर। कह रहा है कि केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब बच्चों बताते हैं कि केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की जो कोणीय चौड़ाई का फार्मूला होता है वो आपका होता है 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपान ई, ठीक है। तो 2 लैम्डा मतलब प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, उसकी जो वैल्यू दी हुई है ये दिया है 5 × 10⁻7। ई है बच्चों स्लीट की चौड़ाई, और स्लीट की चौड़ाई आपका दे रखा है 2 × 10⁻5। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, और आपकी कोणीय चौड़ाई निकल के आ जाएगी 5 × 10⁻7, -5 ऊपर जाएगा तो 10⁻+5 हो जाएगा, और कोणीय चौड़ाई निकल के आ गया 5 × बेस से हम पावर ऐड, तो -7 में +5 ऐड करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा -2, क्लियर। तो बच्चों केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई निकल कर आ गई 5 × 10⁻2, और इसका मात्रक हो जाएगा रेडियन। बात क्लियर। तो बच्चों यदि ये दोनों प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए हैं तो आप एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए। तो बच्चों अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है गॉस के प्रमेय वाले टॉपिक से। गॉस का प्रमेय क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ε0 क्या है बच्चों, निर्वात की विद्युतशीलता है, और इसका जो मान होता है वो 8.85 ×
10 पे पावर -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बच्चों निर्वात की विद्युतशीलता का मान क्या होता है? 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 माइक्रो कूलाम का कोई बिंदु आवेश, मतलब एक आवेश है 2 माइक्रो कूलाम का, किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। मतलब 2 माइक्रो कूलाम का कोई आवेश है गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। तो Q बराबर बच्चों दे रखा है 2 माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो कूलाम को यदि आप कूलाम में बदलेंगे तो 10 पे -6 कूलाम हो जाएगा। क्लियर बात। फिर प्रश्न कह रहा है कि पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो वैद्युत फ्लक्स को बच्चों φE से रिप्रेजेंट करते हैं और गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q, मतलब पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये प्रश्न आपके बोर्ड पेपर सेट में भी पूछ रखा है और ये प्रश्न NCERT का भी है। मतलब हम बहुत सारे बोर्ड पेपर का ऑब्जर्वेशन किए तो वहाँ पे हमें ये पता चला या तो क्वेश्चन आपके NCERT से पूछे गए हैं या पिछले सालों पूछे गए प्रश्नों के आधार पर कोई प्रश्न पूछ दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों वैद्युत फ्लक्स बराबर हो जाएगा Q बटे ε0। तो Q का जो मान है वो है आपका 2 × 10 पे -6 और ε0 का मान है 8.85 × 10 पे -12। तो बच्चों इसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन टेढ़ा है। बच्चों आप इसे कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 2.0 × 10 पे 5। मात्रक क्या होगा? मात्रक क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बच्चों हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। क्लियर। उम्मीद है आपको ये भी प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ईजी है, फार्मूला बेस्ड है एकदम। तो चलिए बच्चों अब हम आपको बताते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन हर एक साल आपको बोर्ड पेपर सेट में देखने को मिल ही जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी, मतलब विद्युत वाहक बल को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, दिया है 10 वोल्ट। फिर कह रहा है बच्चों जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू दिया है 3 ओम। कह रहा है किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। हम मान लेंगे माना प्रतिरोधक कैपिटल R से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो, ठीक है, मतलब यदि परिपथ में धारा का मान बच्चों क्या हो 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा? हम मान लेंगे माना प्रतिरोधक का प्रतिरोध R है। ठीक है, कह रहा है कि जब परिपथ बंद हो तो सेल का टर्मिनल विभवांतर भी निकालिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम बता दें आपको परिपथ का कुल प्रतिरोध, मतलब कुल प्रतिरोध बच्चों फार्मूला हो जाएगा परिपथ का कुल प्रतिरोध। जैसे ओम का नियम बच्चों कहता है V बराबर I R। ठीक है, तो R बराबर यहाँ से आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा V बटे I। सपोज करो ये कुल प्रतिरोध है, ये कुल वोल्टेज है और ये कुल क्या है बच्चों धारा है। तो सेल मतलब विद्युत सेल के केस में कुल प्रतिरोध में हम लिखेंगे R प्लस R, क्योंकि परिपथ में आंतरिक प्रतिरोध भी जुड़ा हुआ है, इसलिए कुल प्रतिरोध को निकालते समय कैपिटल R और R दोनों को जोड़ देते हैं। बात समझ में आ गई? R क्या है आपका बाह्य प्रतिरोध है और स्मॉल r क्या है बच्चों आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक, तो कुल प्रतिरोध बराबर होता है विद्युत वाहक बल बटे कुल धारा। ठीक है, अब आप ध्यान देना। ठीक है, तो कुल प्रतिरोध का मान हो जाएगा कैपिटल R प्लस R और विद्युत वाहक बल हो जाएगा कैपिटल E और कुल धारा बच्चों क्या हो जाएगा I। ठीक, अब इस इक्वेशंस का यूज करके हम
कैपिटल आर का मान निकाल सकते हैं। अब आप ध्यान दो, तो कैपिटल आर प्लस आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर का मान जो दिया है 3 ओम है, ठीक। और ई आपका है विद्युत वाहक बल बच्चों क्या है 10 है, और आई आपका दिया हुआ है 0.5। बात क्लियर। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो r प्लस 3 यहाँ से दशमलव हटाने के लिए क्या करो आप 10 से गुणा कर दो। तो 10 से यदि आप गुणा करते हैं तो अंश में भी 10 से गुणा होगा, और नीचे जब 10 से गुणा होगा बच्चों तो ये हो जाएगा 5। क्लियर। तो 5 एक कम 5, 5 दूना 10, तो r प्लस 3 बराबर क्या आ गया 10 दूना 20, और r बराबर निकल के आ गया 20 माइनस 3 बराबर आ गया 17 ओम। ठीक है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध बच्चों हो जाएगा 17 ओम। फिर कह रहा है कि यदि परिपथ बंद हो तो सेल का टर्मिनल विभवांतर भी निकालिए। तो बच्चों सेल का जो टर्मिनल विभवांतर है, सेल का टर्मिनल विभवांतर, तो सेल का जो टर्मिनल विभवांतर बच्चों हो जाएगा वो भी बराबर हो जाएगा आई आर। तो सेल का टर्मिनल विभवांतर बच्चों क्या हो जाएगा भी बराबर आई आर। क्लियर है। तो वी आई की वैल्यू कितना है, आई की वैल्यू आपका दे रखा है 0.5 एम्पियर, और बच्चों प्रतिरोध कितना है 17। क्लियर। अब आप क्या करो 17 का 5 में गुणा कर दो, 17 पचे क्या होता है 85, तो इसको आप लिखोगे 8.5 वोल्ट। ठीक है। तो बच्चों सेल का टर्मिनल विभवांतर भी निकल गया और प्रतिरोधक का प्रतिरोध भी निकल गया। क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों अब हम बताते हैं इस वीडियो के लास्ट प्रश्न। ठीक है। लास्ट प्रश्न बच्चों बायो-सेवर्ट नियम से रिलेटेड है। ठीक है। बायो-सेवर्ट नियम का मैं पहला अनुप्रयोग आपको बता रखा हूं, क्या है कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो बच्चों वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हुआ था, याद है क्या व्यंजक प्राप्त हुआ था, याद है क्या व्यंजक प्राप्त हुआ था, नहीं याद है बच्चों तो आप नोट कर लीजिए। व्यंजक प्राप्त हुआ था μ0I/2r। बच्चों यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है, मतलब यदि कुंडली एक फेरे में नहीं है कई फेरे में है, मीन्स कुंडली में फेरों की संख्या समझो कैपिटल N है, तो यही चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र है वो μ0NI/ क्या हो जाएगा 2r। मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ क्योंकि इसी फार्मूले पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है। तो पहले फार्मूले को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ, फटाफट क्वेश्चन आप लगा लेना मेरे साथ। ठीक। तो हमें इस प्रश्न में चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। μ0 बच्चों क्या है, μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है, और निर्वात की जो चुंबकशीलता का मान होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। क्या होता है μ0 बराबर 4 पाई 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। n क्या है बच्चों फेरों की संख्या है, और I क्या है कुंडली में बहने वाली धारा है, और R है बच्चों वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या है। सिंपल, आप फार्मूला समझ गए होंगे। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, फटाफट मेरे साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन कह रहा है कि तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। ठीक है। बायो-सेवर्ट नियम बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। और बायो-सेवर्ट नियम पे आधारित 2-3 अनुप्रयोग हैं। क्या है आपको अनुप्रयोग पता होगा, यदि आपको नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख लीजिए कि बायो-सेवर्ट नियम क्या है, बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग क्या है। क्लियर। ये सब वीडियो अपलोड हो चुके हैं बहुत पहले। कह रहा है तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, मतलब फेरों की संख्या कैपिटल N बराबर कितना दिया है 100। फिर कह रहा है प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, मतलब बच्चों त्रिज्या बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर को क्या करो मीटर में बदल दो। हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें 0.40 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब धारा I का जो मान है वो 0.40 एम्पियर है। कह रहा है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। ये प्रश्न बच्चों NCERT का है, ध्यान रखना, और आपके बोर्ड पेपर सेट में भी पूछ रखा है 2-3 बार। ठीक है।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, बस आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए और इसका फार्मूला पता होना चाहिए, फटाफट आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। ठीक, कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा वह B बराबर हो जाएगा μ0 Ni/2r। n क्यों लिखा हूं? क्योंकि प्रश्न में फेरों की संख्या दे रखा है। फेरों की संख्या नहीं होता तो मैं इसको μ0 I/2r लिख देता। ठीक, अब आप देखो तो B बराबर बच्चों हो जाएगा, से आप मिटा दो, μ0 निर्वात की चुंबकशीलता, और निर्वात की चुंबकशीलता का मान है 4 पाई गुणे 10⁻⁷। n है क्या? फेरों की संख्या, और फेरों की संख्या बच्चों प्रश्न में दे रखा है 100 फेरे, ये दिया हुआ है 100। ठीक, धारा बच्चों दे रखा है आपका 0.40 एम्पियर 2, और इसकी त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में बदले हैं तो 8 × 10⁻2 हो गया। क्लियर, सिंपल। सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? दशमलव को हटाते हैं, दशमलव को हटा दो, फटाक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। B बराबर इधर हो जाएगा 4 पाई गुणे 10⁻⁷ 100, और 0.40 से आप दशमलव हटाओगे तो ये आपका हो जाएगा 40 गुणे 10⁻²। ठीक, और नीचे आपका दे रखा है 2 गुणे 8 गुणे 10⁻²। तो बच्चों 10⁻² से 10⁻² क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 8 × 8 और 8 बचे क्या हो गया बच्चों? 40, 2 × 2, 2 दूना 4। क्लियर बात? अब आप ध्यान दो, तो B बराबर ये आपका हो गया पाई को आप पहले लिख दो, 2 का बच्चों 5 में गुणा करोगे तो हो जाएगा 10, और यहाँ पे दे रखा है 10⁻⁷, और 100 को आप लिख सकते हो 10⁻+2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। B पाई का मान होता है बच्चों 3.14, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 2 बच्चों हो जाएगा 3, और 3 में -7 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻4। अब प्रॉब्लम आती है बच्चों की चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बच्चों होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। क्लियर, तो उम्मीद है बच्चों आज बताए गए सभी के सभी टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। बच्चों ऐसे ही हम अगले कई दिनों तक टॉप 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेके आएंगे, और आप इन सभी न्यूमेरिकल्स को एक बार जरूर लगा लीजिएगा। चलिए बच्चों, आप सभी को नमस्कार, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में टॉप 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के साथ।